Good morning, students. Today is our first lecture of history. हिस्ट्री देखने को तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री में एक कहानी के तौर पर नहीं पढ़ते। हिस्ट्री हमारे लिए क्या होता है, एक पुरानी चीज़ होती है जिसे हम भूलना चाहते हैं, और इसलिए हिस्ट्री हमें थोड़ी सी बोरिंग लगती है और बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन आज हम हिस्ट्री को थोड़े नए ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मुझे मेरे टीचर्स ने समझाया, आज मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही हिस्ट्री आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और आपको ये एक जानकारी दे। आप हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिस्ट्री केवल एक कहानी नहीं होती है जो घटना हो चुकी होती है, वो नहीं होता। हिस्ट्री एक बहुत बड़ी सीख होती है हमारे लिए, जो पहले हो चुका है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं और उससे हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, ये हमारे लिए हिस्ट्री देता है। हिस्ट्री से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। सो हिस्ट्री के बारे में आज हम उसे ही समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आप आज की हिस्ट्री को समझ लेंगे, यदि जो हम समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश कर लेंगे, तो ये हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही रोचक लगेगा, और कभी भी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू कैन ईजिली स्कोर अ गुड मार्क्स इन द सोशल साइंस। बच्चों को सबसे कम नंबर सोशल साइंस में आते हैं, क्योंकि दे थॉट दैट सोशल साइंस इज फॉर लर्निंग। केवल याद किया जाता है, बड़े बड़े आंसर होते हैं, इसको याद किया जाता है, और इतना सारा याद नहीं कर पाता बच्चा, तो कुछ आंसर छोड़ देता है, कुछ आंसर कम याद करता है, और यही चीज़ें उसके नंबर का। पर आज हम आपको हिस्ट्री को समझाएंगे, आपको आंसर अपने तरीके से छोटे करके तरीके से लिख पाएंगे, ताकि शॉर्ट आंसर में सारी बातें आ जाए और ये आपको गुड मार्क्स स्कोर करें। ठीक, सो हिस्ट्री की शुरुआत हम करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। हमारे लिए हिस्ट्री जो 10th क्लास की हिस्ट्री है वो शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री के भी कई सालों के बाद मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब अंग्रेज भारत में आते हैं। अंग्रेज भारत में कब आए थे? हमारे हिसाब से अंग्रेज ने अपनी पहली कंपनी 1600 में खोली थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज 1600 में ही आए थे। अंग्रेज इससे पहले ही भी आ चुके थे। अंग्रेज डज नॉट मीन द ब्रिटिश हियर। ब्रिटिश से भी पहले हमारे देश में डच, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि लोग आ चुके थे। मतलब ये तीनों ब्रिटिश से पहले आ गए थे हमारे देश में बिजनेस करने के लिए। बिजनेस हमारे देश से क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम वैदिक काल में थे, तो वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया था आर्य आए, और आर्यों ने जब गायों को यहाँ लाया तो खेती करने के बहुत बड़ा साधन है। खेती करते करते हमारे देश की इस भूमि में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिलने लगे, मसाले मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, कपड़ा बनता था। तो ये चीज़ें दूसरे देशों को अट्रैक्ट करते थे। हमने आपको पहले भी कहा था कि जो आज से 5000 साल पहले भी वैदिक काल में भी बिजनेस हुआ करता था दो अलग अलग सोसाइटीज के बीच में। चाहे मौसम हमें आपकी तुम मोहनजोदारो ले लो, या हड़प्पा ले लो, या दूसरे देश की मेसोपोटामिया ले लो, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन ले लो, इनके बीच में भी ट्रेड हुआ करता था सी रूट के थ्रू या सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट एक रास्ता है जो यूरोपियन कंट्री को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जोड़ता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये रास्ता भारत आता था और यहाँ से ट्रेड हुआ करता था। तो ये ट्रेड का सिस्टम तो आज से 5-6 हज़ार पहले से शुरू हो रहा था। तो हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें थी, तो ये तीनों जो देश थे वो हमारे देश में आके ट्रेड करते थे। देन आफ्टर इन सब के बाद हमारे देश में आया ब्रिटिश। इन्होंने ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटिश जब आया तो ब्रिटिश एक नए एम के साथ आया था, और इस नए एम के साथ कारण इन्होंने अपने एम को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर पूरी तरीके से बहुत सारे तरीके अपनाए, और इन तरीके अपनाते अपनाते अपना टारगेट अचीव करते करते इन्होंने इन सब को एलिमिनेट किया, और एलिमिनेट करने के बाद ब्रिटिश हमारे देश में सबसे ज़्यादा 200 ईयर्स तक राज करता है। ठीक, तो आज हम फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में यही जानेंगे
सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ। सो द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जिसे द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी कहते हैं, वो हुआ था 1857 और यही वो स्ट्रगल था जिसके कारण आज आप और हम आज़ाद इस देश में बैठे हैं। हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमारे पास कुछ करने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, हम जो चाहे वो जॉब कर सकते हैं, जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। ये अधिकार हम कहाँ से ला पाए? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए, हम आज़ाद हुए। और हम आज़ाद कैसे हुए? क्योंकि आज से करीब करीब ये मान लें आप कि 163 साल पहले फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ था। और यदि ये स्ट्रगल ना हुआ होता हम आज आज़ाद ना होते। हम जानते हैं इसके बारे में, ये स्ट्रगल था क्या? तो 163 ईयर्स पहले एक स्ट्रगल होता है, कुछ एक आर्मी, एक्चुअली में परेशान तो सब लोग थे, पर एक आदमी के कारण, क्योंकि कोई भी जो रिवॉल्ट होता है वो डिपेंड करता है एक लीडर पर। एक आदमी जब कुछ शुरुआत करता है तो पीछे उनकी लोग खड़े हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, पर शुरुआत करने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो एक आदमी की शुरुआत के कारण ये स्ट्रगल शुरू होता है। ये स्ट्रगल शुरू होने के बाद अंग्रेज बहुत परेशान होते हैं स्ट्रगल के कारण। हम ये स्ट्रगल हार जाते हैं, पर हमें एक सीख मिल जाती है स्ट्रगल से, और हम आगे की जो फ्रीडम स्ट्रगल होती है उसको सीख लेके करते हैं। ये स्ट्रगल हम हार जरूर गए, पर आज भी हम इसे याद करते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रगल पे। ठीक, तो जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से। सो कहानी की शुरुआत होती है 15th सेंचुरी से। कहानी स्टार्टेड, आवर स्टोरी स्टार्टेड इन 15th सेंचुरी, जब यूरोपियंस हमारे देश में आने लगे। यूरोपियंस हमारे देश में क्यों आए? क्योंकि वो ट्रेड करना चाहते थे हमारे साथ, मसालों का, कॉटन्स का, आयरन का, और कॉपर, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, ये हमारे देश में बहुत आयात होती थी। हमारी क्रॉप्स हो गई, सोयाबीन, मैंगनीज, एमपी में सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है, एशिया का दुनिया का सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है, एशिया का 60% मैंगनीज एमपी में पाया जाता है। सो इन सब का सोर्स हमारा देश हुआ करता था। तो जो यूरोपियन था, यूरोपियन जो थे वो 15th सेंचुरी में भारत में आते हैं ट्रेड करने के। किस यूरोप से आते होंगे? आए बहुत सारे लोग आए। कौन कौन आया? पुर्तगाल के आए, पोर्तुगल के, ठीक, हॉलैंड आया, फ्रांस आया, डच आए, इन सब आए। और ये सब लोग हमारे देश में ट्रेड करने के लिए अपने अपने तरीके से, छोटे छोटे कंट्रीज थे, ट्रेड करते गए। हमें ज़्यादा नुकसान नहीं था, हमें फायदा हो रहा था। उसके बाद, इन सब के बाद आया ब्रिटेन। तो जब ब्रिटेन आया, तो ब्रिटेन ने सबसे पहले, इन सब कंट्रीज ने सबसे पहले जब ये आए तो कोस्टल एरियाज को, जिसको हम समुद्री एरिया कहते हैं, कोस्टल एरिया में अपना हब बनाया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री इलाका। जो समुद्री इलाके थे, समुद्र के किनारे के इलाके थे, उन्होंने वहां पे अपना एक हब बनाया और वहां से वो ट्रेड करते थे। जब ब्रिटेन आता है हमारे देश में, तो ब्रिटेन आने के बाद वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी को, जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 1600 AD में सेटअप करता है। कहां पे? सूरत में। जैसा कि मैंने कहा, कोस्टल एरिया, समुद्री इलाका है, सूरत के पास में समुद्र है। कौन सा समुद्र? अरेबियन सी। सो अरेबियन सी के थ्रू ब्रिटेन आता है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी सेट करता है 1600 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी आता है कि व्हेन डज द ब्रिटेन एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट कंपनी? उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और कब एस्टैब्लिश की थी? 1600 में। और 1600 में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने के बाद वो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री रखता है। सूरत में फैक्ट्री रखने के बाद वो, जब वो ट्रेड करना शुरू करता है, उसको बहुत सारा प्रॉफिट होता है।
सो प्रॉफिट गेन करने के बाद वो सूरत के अलावा अहमदाबाद, भरूच, आगरा, मछलीपट्टनम, कलकत्ता, बंगाल, बम्बई एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग हब्स खोल देता है। अब सबसे पहली बात करते हैं, क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों यूरोपियन कंट्री हमारे देश में आई थी। यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश में आई थी ट्रेड करने के लिए, उनका सबसे पहला एम था ट्रेड। ब्रिटेन भी इसी एम के साथ आया था, ट्रेड करने के साथ, ठीक। सो ब्रिटेन ने जब अपनी फर्स्ट कंपनी एस्टैब्लिश की 1600 में, नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। सो उनको थोड़ा सा लालच हुआ और उनका मेन एम हो गया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब ये बाकी सारी जो कंट्रीज थी ये प्रॉफिट तो कमा रही थी, पर इनकी एक लिमिट थी कि हाँ ज्यादा, ठीक। पर ब्रिटेन का ये क्या था कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गलत तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो गलत तरीकों के इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरीके थे, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन सब जगहों पर उसने फैक्ट्री लगाई। सबसे पहली फैक्ट्री थी सूरत में, फिर अहमदाबाद, भरूच, आगरा, मछलीपट्टनम, कलकत्ता, बंगाल आज का बांग्लादेश कहलाता है, बम्बई एक्सेट्रा, इन सब जगहों पर उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया। अब जब कंपनी ने जब अपनी सब जगहों पर फैक्ट्री सेटअप कर ली और सब जगहों से ट्रेड शुरू हो गया, तो ट्रेड शुरू होने के बाद इनका मन नहीं भरा और इसके बाद इन्होंने अपने पैर राजनीति में लगाए। इन्होंने अपने पैर, हम ये कह सकते हैं, इट होल्ड इट्स फुट ऑन पॉलिटिक्स। कंपनी ने अपने पैर कहाँ लगाए, पॉलिटिक्स। कब, एट द एंड ऑफ 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में अपने पैर, और ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ। अब ये फेमस बंदा क्यों है, औरंगजेब किसका लड़का था, शाहजहां का। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने गद्दी संभाली, मुगल एम्पायर था, और औरंगजेब मुगल साम्राज्य का वो आखिरी राजा था जिसने पूरे भारत पे राज किया था, ठीक। मतलब पूरे भारत की शासन शुरू हुई थी अकबर से। अकबर ने पूरे भारत में शासन किया, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब ने गद्दी संभाली, और औरंगजेब मुगल शासक का आखिरी राजा था जिसने पूरे भारत में अपने राज्य किया। पर औरंगजेब की डेथ के बाद हमारा जो इंडिया था वो डिसइंटीग्रेट, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। क्यों, क्योंकि जो उनके बांधने वाली कड़ी थी औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई। अब इसके डेथ के बाद पूरे भारत छोटी छोटी कड़ियों में, छोटे छोटे राजाओं में टूट गया, और इसका फायदा उठाया हमारे ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने क्या किया, क्योंकि वो औरंगजेब से डील नहीं कर पा रहे थे, तो औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने छोटे छोटे राजाओं के साथ डील किया, और छोटे छोटे राजाओं के साथ डील करके बहुत सारी रियासतों को अपने अंडर में ले लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब सारी रियासतें किसकी हो गई थी, किसके अंडर में वर्क कर रही थी, ब्रिटिश की कर रही थी। मतलब कहने को ये था कि राजा था, हर अलग अलग राज्य में राजा था, पर राजा भी किससे पूछ के काम कर रहा था, राजा भी ब्रिटिश से पूछ के काम कर रहा था, ब्रिटिश के लिए ही काम कर रहा था। और हर राजा काम नहीं कर रहा था, पर वो मोस्ट ऑफ द किंग्स थे वो ब्रिटिश के लिए काम कर रहा था। इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि जो ब्रिटिश थी वो इन राजाओं को बहुत से लुभावने ऑफर्स दे रहे थे, प्रॉफिटेबल ऑफर्स थे, तो लालच में आ गए। दूसरा रीजन था कि कुछ छोटे छोटे राजा हैं जो प्रॉफिट तो नहीं चाह रहे थे, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते थे, पर उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसका अगेंस्ट में जा पाए, इसके विरोध में जा पाए, तो वो उसके अंडर में आ गए। और कुछ ऐसे भी थे शासक जो अब दूसरे राजाओं से बदला लेने के लिए भी ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, है ना। अगर आपको याद हो तो आप एक लगान मूवी देखिएगा, उसमें एक छोटा सा हिंट होता है ब्रिटिश सरकार, वो आप देख सकते हो। सो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद ये सब क्या होता है, ब्रिटेन
पॉलिटिक्स में हाथ आजमाता है। उसके बाद क्या होता है, 1757 में एक लड़ाई होती है, किसकी? नवाब ऑफ बंगाल, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। मतलब अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो थी वो पॉलिटिक्स में आ चुकी थी, अलग अलग राज्यों के साथ डील करने लगी थी। पर बंगाल हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। उस समय का बंगाल जो था वो आज के समय का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों मिला के था। सो उस समय की जो सबसे बड़ी राज्य थी, सबसे बड़ी रियासत थी, वो हम कह सकते थे वो थी बंगाल। क्या क्या मिलकर बना था? आज के समय का वेस्ट बंगाल और उस समय का बांग्लादेश, आज के समय का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, और कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं झारखंड का, कुछ हिस्सा बिहार का, ये सब मिला के उस समय का बंगाल बना। वो उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरी की पूरी रियासत ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। तो उस समय जो राजा था नवाब ऑफ बंगाल, वो 1757 में ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करता है। ब्रिटिश नवाब ऑफ बंगाल को हरा देती है और हराने के बाद वहाँ सिराजुद्दौला नाम का राजा था उसको हरा देती है। और हराने के बाद उसी के एक रिश्तेदार नवाजुद्दौला को वहाँ का राजा बना देती है, जो उसके अंडर में काम करता है। तो इस तरीके से जो बंगाल था वो भी ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अगेंस्ट में था वो भी ब्रिटिश में आ गया 1757 में। 1757 के बाद 1764 में एक लड़ाई और होती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो अवध, बंगाल प्लस मराठा प्लस बचे कुछ मुगल लड़ते हैं ब्रिटिश। 1764 में अवध हो गया, बंगाल हो गया, मराठा हो गया, मुगल हो गया, ये सब लोग किससे लड़ते हैं? फिर ब्रिटिश से लड़ते हैं और ये भी हार जाते हैं। ये भी हार जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश तो बहुत पावरफुल हो चुकी थी, खुद की सैन्य ताकत खुद की भारत के और दूसरे राज्यों की भी सैन्य ताकत इनके पास आ गई थी, तो ये भी हार जाते हैं। और इस तरीके से कंपनी रूल भारत में स्थापित हो जाता है, क्योंकि अभी तक कंपनी रूल केवल कुछ जगहों पे था। अभी तक केवल कंपनीज थी, बिजनेस करते थे ये लोग। फिर बिजनेस करने के बाद 17वीं सेंचुरी में उन्होंने पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आने के बाद 17वीं सेंचुरी क्यों हो पाए? और की डेथ के कारण छोटे छोटे राज्य जब टूट गए, वो छोटे छोटे राज्य टूटने के बाद वो ब्रिटिश से मिल गए। पर असली भारत उनके पक्ष में कब आया? जब ये दो लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य थे वो कुछ ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो उससे इतनी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ जितना फायदा ये दोनों हिस्सा भारत ब्रिटिश में लेकर आया। पहला 1757 में जब बैटल ऑफ पलासी होती है बंगाल के खिलाफ, वो बंगाल इससे सर जाता है। और दूसरा 1764 में जब अवध, बंगाल और मराठा और मुगल ये सब मिलते हैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए, तो ये भी हार जाता है। तो जब ये दोनों लड़ाई ब्रिटिश जीत जाते हैं, इसके बाद पूरे भारत में कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद ही असली हम ये कह सकते हैं कंपनी रूल आता है। इसके बाद ही असली कंपनी रूल, ठीक, आगे समझ में। कंपनी रूल आ गया, इसका मतलब पूरे देश में अब कंपनी का शासन चलने लगा। अब अलग अलग राज्यों का शासन नहीं चलता था। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि उस समय हमारे देश में कितने स्टेट्स हुआ करते थे। उस समय हमारे देश में 395 स्टेट्स थे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब मिला के। सो भारत में कब्जा करने के बाद मतलब 395 तो ला लिया, उसके बाद इन्होंने और भी देशों पे कब्जा किया, जैसे नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान एक्सेट्रा। तो भारत में शासन करने के बाद कंपनी ने इन देशों पे भी शासन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए। हर लड़ाई कुछ देश हारी भी, लेकिन लगभग हर लड़ाई जीतने के बाद
प्रॉपर तरीके से कंपनी रूल जब आता है, तो कंपनी रूल तो आया, पर कंपनी रूल आने के बाद कुछ इतनी ऐसी चीजें होने लगी जिसके कारण हमारे देश में अपराइजिंग हुई। अब हम इसके बारे में बात करें। ये आपने नोट कर लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब शुरू होता है हमारी इस चैप्टर का मेन हिस्सा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ लड़ाई, हर लड़ाई का एक उद्देश्य होता है। ये लड़ाई हुई क्यों, कारण होता है, और हम वो कारण पढ़ने जा रहे हैं। तो कारण ये था कि जब कंपनी रूल आया तो कंपनी जो थी वो, हमने आपसे कहा था कि प्रॉफिट पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए अपने अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही थी। तरीके सही भी थे और गलत भी। तो गलत तरीके ऐसे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए क्या कर रही थी, बहुत सारी नई नई पॉलिसी ला रही थी, और ये पॉलिसीज हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट में थे। सबसे पॉलिसी हम ये कह सकते थे, जमींदारी सिस्टम चालू। जमींदारी सिस्टम की हर लैंड एक जमींदार के हक में होगी। मतलब यदि कोई गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने खेत को गिरवी रखता है किसी के खिलाफ, वो जो जिसके पास एक खेत गिरवी रखा जाता है वो जमींदार कहलाता है। ये सिस्टम जमींदारी कहलाती थी। और फिर जब किसान खेती करता है, खेती करने के बाद जो उसके पास अनाज आता है, वो अनाज का एक हिस्सा ब्रिटिश को देता है, एक हिस्सा जमींदार को देता है, और बचा कुछ हिस्सा उसके पास रहता है। फिर जमींदारी सिस्टम शुरू हुई, और जमींदारी के अलावा बहुत सारे टैक्सेस आने लगे, टैक्सेस लगाए गए। तो ये सारी पॉलिसीज से हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, शोषण होने लगा। तो धीरे धीरे लोग अब कंपनी के अगेंस्ट में जाने लगे, मतलब उनके मन में एक कंपनी के लिए अगेंस्ट एक सिस्टम शुरू हो गया। और भी सिस्टम ये था कि उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज शुरू करी। अब इंडस्ट्रीज शुरू कर दी है तो अच्छी बात थी, पर इंडस्ट्रीज से हमें नुकसान ये होने लगा कि जितनी ज़्यादा हमारे उस समय खेतों की इंटेंसिटी नहीं थी उगाने की, उससे ज़्यादा उगाया जा रहा था। मतलब जमीन को बर्बाद किया जा रहा था प्रॉफिट पाने के लिए। और क्या सिस्टम था, और सिस्टम था हमारे देश के सोशल एंड कल्चर को बर्बाद किया जा रहा था। हमारे देश के कल्चर को और सोशल जो सिस्टम था उसको धीरे धीरे बदला जा रहा था। हमारे देश से बहुत सारी पुरानी चीज़ों को हटाया जा रहा था और अपनी चीज़ लाई जा रही थी, ये भी रीजन था। तो ये सारे जो पॉलिसीज थी, ये सब मिलके हमारे देश के लोगों के अंदर एक गुस्सा भर रही थी कंपनी के खिलाफ। और ये गुस्सा भर तो रहा था पर बाहर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक आदमी चाहिए होता है जो सामने खड़े हो जाए पहले, और फिर लोग उसके पीछे हो जाते हैं। तो इन सबके मन में गुस्सा भरा था, पर वो आदमी नहीं आया था, वो एक लीडर नहीं आया था जो इस पूरी चीज को लीड कर सके। और यदि कोई लीडर आ जाता था तो सब लोग अपने अपने गुस्सा लेके आगे आ जाएंगे, पर वो अभी तक आए नहीं। तो ये वो रीजंस थे जिन्होंने पब्लिक के मन में अपराइजिंग लाया था, गुस्सा भर दिया था। ठीक, और ये गुस्सा खासकर 1765 से 1857 1856 के बीच में, मतलब 91 सालों तक भरा रहा। क्यों भरा रहा? 1765 से ही क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि 1764 में अवध की लड़ाई हुई थी, आपको याद हो, बैटल ऑफ बक्सर। और हमने आपसे कहा था कि इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश कंपनी असली मायने में कंपनी रूल साबित हुआ था। तो 1765 से लेकर 1857 से 56 तक इन 91 ईयर्स में असली में अपराइजिंग करता गया। 91 सालों पर गुस्सा भरा। अब ये गुस्सा जो भर गया, इसके बाद ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था। ठीक, तो अब आती है गुस्सा निकालने की बात। अब जरा देखते हैं गुस्सा कैसे निकलता है। गुस्सा निकालने के बहुत सारे हमारे इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बहुत सारे कारण थे। ये हम आपको इसलिए मेन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, दैट व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नोट डाउन करें, हम इसको आगे कल डिस्कस करेंगे, पर आपको क्वेश्चन आंसर हम देंगे, लिखवाएंगे खुद अपने आप पीडीएफ के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नोट करें, व्हाट
was the causes या reasons for the first war of independence। वैसे तो हमने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है पर एक शॉर्ट में किया। अब हम मेन वॉर पे डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमारा लीगल चैप्टर शुरू हो। अभी तक तो हमने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई थी, एक पास्ट बताया है ना, एक कहानी बताई थी क्या हुआ था और अब क्या हुआ, रिकैप बताया था। अब असली कहानी शुरू होती है कि मेन रीजन क्या था 1857 अपराइजिंग क्यों, एक एक कारण। अगले क्वेश्चन